संपूर्ण विश्व को गुलाम बनाकर उस पर राज करने की मानसिकता यद्यपि ब्रिटिश साम्राज्यवाद से आरंभ हुई थी, परंतु वो कहीं ना कहीं आज भी चल रही है। चाहे वह यूएसए के माध्यम से हो, चाहे वो रशिया के माध्यम से हो, ये कुछ देश पूरे विश्व को अपने आर्थिक पहलू से गुलाम करने की योजना बनाकर कार्य कर रहे हैं। एक समय वो था जब भौगोलिक दृष्टिकोण से आक्रमण करके किसी देश पर शासन किया जाता था। आज हम देखते हैं कि वह दूसरे देश पर आक्रमण करके वहां बैठकर अपना राजा बिठाकर शासन करने की प्रक्रिया कमोवेश समाप्त हो गई है, परंतु एक प्रक्रिया अभी भी जारी है, वह है आर्थिक गुलाम तैयार करने की, नीतियों को नियंत्रण करने की, आर्थिक शोषण करने की। और नाम बहुत अच्छा दिया उन पूंजीपति, उद्योगपति, साम्राज्यवादी इन राष्ट्रों ने जो नाम दिया, उसका नाम दिया उदारीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। और उसके नाते संपूर्ण विश्व को लूटने की एक योजना तैयार की गई। दोस्तों मित्रों, आज हम बात करेंगे क्या आवश्यकता है स्वदेशी विचारधारा की, कैसे बचेगा भारत इस विदेशी मानसिकता से, इस आर्थिक साम्राज्यवाद की लूट से, कैसे भारत एक विश्व की आर्थिक महाशक्ति बन पाएगा। जो देश हमारे साथ आजाद हुए, चीन, जापान, लगभग हमारे आसपास इन्होंने आजादी में सांस लेना शुरू किया, आज वो विश्व की महाशक्तियां बन गए हैं, जापान भी, चीन भी। परंतु भारत कहां खड़ा है? भारत जिसकी अर्थव्यवस्था यदि मैं कहूं तो 30,42,230 करोड़ की है, 30,42,230 करोड़ की अर्थव्यवस्था में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 6.5 लाख करोड़ का कर्ज हमारे ऊपर है। उसका ब्याज चुकाते हुए हमारी अर्थव्यवस्था धाराशायी हो जाती है। इस वित्तीय घाटे को कैसे हम ठीक कर पाएंगे? हर वर्ष हम देखते हैं इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है, जीडीपी का एक दर तय की गई कि 10% तक होनी चाहिए, परंतु चलो महामारी के चलते हम उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाए इस वर्ष। परंतु मैं मोटे तौर पर इस बात को आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि आखिर इस मकड़ जाल से, इस बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सोच, उनकी योजना, उनके षड्यंत्र से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे भारत को आर्थिक रूप से आजाद करवा सकते हैं। तो मैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के इस स्वप्न को तो समझा था कि स्वदेशी हमें अपनाना चाहिए। मुझे लगता था कि शायद कुम्हार का घर चलाने के लिए स्वदेशी उपयोगी है, आवश्यक है। मुझे लगता था कि किसानों की समृद्धि को लेकर यह आवश्यक है, परंतु अब मेरा विचार इस दृष्टिकोण से बहुत स्पष्ट होता चला जा रहा है कि यह तो स्वदेशी के मात्र पर्याय हैं, परंतु स्वदेशी का अर्थ तो राष्ट्रीय दर्शन है, राष्ट्र को सशक्त करने की नीति है, राष्ट्र को आर्थिक गुलामी से बचाने की नीति है। इसका नाम स्वदेशी है। कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है यदि हम स्वदेशी विचारधारा के साथ, स्वदेशी सोच के साथ, स्वदेशी मानसिकता के साथ कार्य को आरंभ कर दें। भारत का पैसा भारत में ही रहे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं जब स्कूल में, कॉलेजेस में जाता हूं, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के कारण, श्रद्धाचार्य श्री के और बहुत सी अन्य सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों से अब वो भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के इस प्रयास में आहुति दे रहे हैं। स्वदेशी की एक विचारधारा पनप रही है। लोगों से मैं पूछता हूं, विद्यार्थियों से पूछता हूं कि भारत का पैसा कहां रहना चाहिए, विदेश जाना चाहिए या भारत में ही रहना चाहिए? एक स्वर से उत्तर आता है कि भारत का पैसा तो भारत में ही रहना चाहिए।
परंतु मैं क्या देखता हूं, वही विद्यार्थी जब किसी मॉल में जाते हैं, वो सारे का सारा मॉल का जो कल्चर है वो सारा विदेशी मार्केट से पटा हुआ है, अटा हुआ है। सारी ब्रांडेड जीन्स, टी शर्ट्स, जो चश्मे हैं, वह सारे विदेशी गानों पर थिरकते हुए ये नौजवान विदेशी संस्कृति में आज इतने मग्न हो चुके हैं, और ऊपर से ये अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी विचारधारा में सोचने की प्रक्रिया और अंग्रेजी भाषा में उनके प्रोफेशनल कोर्सेज ने उनको उस मानसिकता के साथ इतना बांध दिया है, इतना जकड़ दिया है कि वह उससे बाहर सोच नहीं पा रहे, कल्पना ही नहीं कर पा रहे। यद्यपि इस महामारी से 5.5 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो गए, 1 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, परंतु मैं इस सब के बीच में आपसे ये बात साझा करना चाहता हूं, इस महामारी ने कम से कम अपने और अपनों और अपनी संस्कृति के साथ जीने की जो कला सिखाई है, मैं इसके लिए इस संक्रमण को आभार ज्ञापित किए बिना नहीं रह सकता। स्वदेशी मानसिकता ही नहीं, स्वदेशी चिकित्सा पद्धति इस प्रकार कारगर हो गई। आज लोग वैक्सीन की बात कर रहे हैं, फाइजर की वैक्सीन की बात कर रहे हैं, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की बात कर रहे हैं, मॉडर्ना की वैक्सीन की बात कर रहे हैं, स्पुतनिक की वैक्सीन की बात कर रहे हैं। कहां की कंपनियां हैं ये? स्पुतनिक रूस की और यूएसए की मॉडर्ना, और ये सारी कंपनियां आपके सामने ही है। परंतु भारत की भी वैक्सीन तैयार हो रही है। भारत के वैज्ञानिकों को इसके लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूं। गैट के माध्यम से, उदारीकरण के माध्यम से, वैश्वीकरण की बात करके एक पेटेंट का रूल बनाकर ये कंपनियां विभिन्न प्रकार की दवाइयों का पेटेंट करवा लेती हैं, और उन दवाइयों को खरीदने पर करोड़ों रुपए का लाभ घर बैठे उन कंपनियों को मिल जाता है। दूसरा पेटेंट करवाती हैं वो आईटी कंपनियों के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, और उसका करोड़ों रुपए ये कंपनियां कमा रही हैं। कल मैं सुन रहा था, एप्पल कंपनी जो कंप्यूटर पे, मोबाइल फोन्स की सबसे बड़ी कंपनी है, उस पर 450 करोड़ के आसपास का कुछ जुर्माना लगा। मुझे लगता था कि बहुत बड़ा जुर्माना लगा होगा, परंतु 100 करोड़ लोगों को कंप्यूटर और लैपटॉप प्रदान करने वाली यह एप्पल कंपनी ने अपना विश्वास इस प्रकार जमाया है, इस प्रकार पेटेंट डेवलप किया है कि इतने बड़े घोटाले के बावजूद कि उसने अपनी बैटरीज को स्लो कर दिया ताकि नए फोन खरीदने ही पड़े, उसके बावजूद उस वहां की गवर्नमेंट ने, वहां के कोर्ट्स ने जब उसका संज्ञान लिया, 450 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। परंतु वो क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा। 7.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार करने वाली ये कंपनियां, उनके लिए क्या मायने रखता है? क्या मायने रखता है इन कंपनियों का कि भारत के कुछ व्यक्ति उनसे हताहत भी हो जाएं, उनसे उनका नुकसान भी हो जाए? क्या मायने रखता है? कुछ 1000 करोड़ का इनके ऊपर जुर्माना भी लग जाए, 100 करोड़ का जुर्माना भी लग जाए, इनके लिए तो वो बिल्कुल बहुत सामान्य सी राशि बनेगी। परंतु मैं आपका ध्यान इस दृष्टिकोण से लाना चाहता हूं कि 1700 लाख करोड़ रुपए की इंपोर्ट करते हैं हम मेडिसिन पूरे विश्व से, और उसमें बड़ा जो खर्च है वह यूएसए और यूके, रूस की कंपनियों से आता है। इतनी औषधियों को हम, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री को, पतंजलि योगपीठ को, माननीय मोदी जी को विशेष रूप से इसके लिए बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि वह 1700 लाख करोड़ रुपए का जो विदेशी कंपनियों के ऊपर हमारी इंपोर्ट होता था, वह इंपोर्ट पिछले दिनों कम हुआ है। चिकित्सा के दृष्टिकोण से, दवाइयों के दृष्टिकोण से जेनरिक दवाइयां बनने का प्रक्रिया आरंभ हुई है। पेटेंट का जो एक हमारे पर बोझ लगा हुआ था, कैंसर की औषधियां, हृदय की औषधियां, उनका रेट 50% से 100% तक कम हो गया है, क्योंकि हमने जेनरिक मेडिसिन उसकी देनी शुरू कर दी हैं।
नहीं तो पेटेंट के नाम से करोड़ों रुपए हमारे से कमा रहे थे, और उसमें बड़ा लाभ आयुर्वेद और योग ने भी प्रदान किया है, और उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हुई है। हम विदेशी कंपनियों के जो गुलाम बने हुए थे, उसके बिना हम जीवन यापन के बिना सोच नहीं सकते थे। क्रोसिन एक ब्रांडेड नेम है यद्यपि वो पैरासीटामोल, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, ड्रग है, वो पैरासीटामोल है, परंतु वो क्रोसिन के नाम से बिकती है, और वह विदेश में जाता है वो सारा धन, यदि क्रोसिन हम मेडिसिन खरीदते हैं तो। वही जेनरिक के नाम से यदि आ जाती है तो उसके जमीन आसमान का रेट का अंतर आ जाएगा। ये तो बात कर रहा हूं केमिकल ड्रग्स की, परंतु इसमें भी क्या लाभ हुआ योग और आयुर्वेद का प्रयोग करने से? इसमें भी लोगों के जो डिपेंडेंसी है केमिकल ड्रग्स की, वो निरंतर कम हो रही है। 70% तक इसमें कमी आई है। मात्र आज 542 करोड़ रुपए का, लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट केमिकल ड्रग्स का भारत में हो रहा है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा, सामान्य नहीं है ये भी, परंतु यह भी हम रोक सकते हैं भारत को एक आर्थिक रूप से संपन्न, साम्राज्यवाद से बचता हुआ एक सशक्त राष्ट्र बना सकते हैं। आइए हम भी कुछ कदम आगे बढ़ाएं। मैं कह रहा था कि किस प्रकार हम 1700 करोड़ रुपए की ये विदेशी दवा खरीदते हैं, इस प्रकार खाद्य सामग्री की दृष्टिकोण से भी मैं आने वाले एपिसोड में आपके साथ चर्चा करूंगा कि किस प्रकार हम विदेशी कंपनियों पर इस प्रकार डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमारी अर्थ का दोहन हो रहा है। हमारे अंदर ऐसा नहीं कि सामर्थ्य नहीं है, परंतु सामर्थ्य के होते हुए भी एक विदेशी मानसिकता के चलते हुए हमारे अर्थ का दोहन हो रहा है, और देश की बहुत बड़ी संपत्ति विदेशियों के हाथों में जा रही है, और उनका उसका उपयोग भारत को नीचा दिखाने में ही हो रहा है। कहीं ना कहीं आज मुझे स्वदेशी की पदचाप भी सुनती हुई दिखाई दे रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले ही दिनों इस बात का गुणगान किया कि इस महामारी के कालखंड में जब परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, श्रद्धेय आचार्य श्री ने कोरोनिल की बात की, श्वासारी की बात की और लोगों में विश्वास जगाया, हल्दी के ऊपर, लौंग के ऊपर, दालचीनी के ऊपर, अदरक के ऊपर बात आई कि किस प्रकार यह औषधियां अपने लाभकारी हो सकती हैं, तो गिलोय का नाम आया, आंवला और एलोवेरा की चर्चा आई, स्पिरुलिना की चर्चा आई, और उससे चलते चलते आयुर्वेद के रॉ मटेरियल में कह रहे हैं कि एक 40% की ग्रोथ देखी गई। 40% की ग्रोथ, आप समझ सकते हैं। अब तक जो हम 100 रुपए का सामान यदि खरीदते थे तो 40 रुपए का और सामान विदेशियों ने खरीदना शुरू किया। गोल्डन मिल्क की बात करें तो अपना हल्दी वाला दूध, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो बहुत अच्छे से इस बात को कह रहे हैं कि अपने घर में हल्दी उगाइए और ताजी हल्दी को कद्दूकस करके दूध में उबाल कर पिए, देखिए लाभ किस प्रकार का रहता है। च्यवनप्राश, हम कोई दबाव नहीं देते कि भैया ये च्यवनप्राश आप पतंजलि का खरीदिए, परंतु सबसे अधिक श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, इतने कम रेट में यदि कोई चीज उपलब्ध है और प्रमाणिकता के साथ, तो वह पतंजलि की मिलती है, लोग उसको खरीदना पसंद करते हैं। यह अपने आप में एक अलग बात है, यह गौरव की बात है पतंजलि योगपीठ के लिए भी, हम सब के लिए। परंतु पूरी विश्व मार्केट में आम जन जब व्यक्ति पतंजलि की प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके पीछे कारण केवल एक है, प्रमाणिकता, उसकी शुद्धता और उसके कंटेंट्स की गुणवत्ता। यह अपने आप में बहुत बड़े शब्द हैं, केवल सुनने के दृष्टिकोण से नहीं, उसके हम गुणों को जब देखते हैं, उसके लाभ को जब देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं। आज गिलोय पूरी दुनिया उसको अपना रही है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, जहां मुझे अच्छे से याद है, मैं तो आयुर्वेद की परंपरा का व्यक्ति हूं, कोई वैद्य अपना पेटेंट, एक छोटा सा फार्मूला भी मिल जाता था, किसी को बताते नहीं थे। परंतु मुझे इस बात का गौरव है, इस बात का हर्ष है, स्वाभिमान है, गर्व भी है कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमारे गुरुवर सबको सब कुछ बताते हैं, खुद बना के दिखाते हैं हर रोज इंडिया टीवी पर, आस्था पर, कि भैया ऐसे च्यवनप्राश बनता है, ऐसे ये काढ़ा बनता है, आप अपने घर बना लीजिए ना। ऐसे सारी औषधियों को बना कर दिखा देते हैं, ऐसे कवाथ बना के दिखा देते हैं। उसके बावजूद
लोगों को एक विश्वास है कि इतने कंटेंट कहाँ से ढूंढने जाएंगे, और इन रॉ मटेरियल्स को ढूंढना, छांटना, ये भी बहुत बहुत कठिन काम है साहब। मैं पिछले दिनों अपने एक साथी से बात कर रहा था कि भाई ये शिलाजीत है, यह हमें जो आयुर्वेद की जो प्रमुख औषधियां हैं, परवाल है, चंद्रप्रभा में पड़ने वाली जो औषधियां हैं, क्या आप हमें ला के दे सकते हैं? तो कहने लगे कि ये तो संभव ही नहीं है भाई साहब कि शुद्ध मिल जाए। ये तो रॉ मटेरियल को छांट कर किस प्रकार लेते हैं। मैं आदमी भरत भाई जी के पास कई बार बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ एक एक चीज को स्वयं छानते हैं, देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तब जाके वो परचेज होती है। नहीं तो पता नहीं हम आप आयुर्वेद के नाम पर क्या क्या खा रहे हो। आयुर्वेद हमारा आयुष मंत्रालय भारत सरकार का, इसका जो बजट है वो 2000 करोड़ का बजट है। इस 2000 की बात करें तो कितना एक बड़ा बजट होगा ये, परंतु इसके माध्यम से कितना एक बड़ा काम हो सकता है। नई औषधियों के निर्माण से लेकर उस पर शोध प्रक्रिया को करने को लेकर पतंजलि योगपीठ ने 2-3 बार प्रयास किया कि आयुष मंत्रालय से शोध को लेकर हम कुछ बात करें, परंतु मैं देखता हूं कि बहुत बड़ा दबाव रहता है अन्य अनेक संसाधनों को इस्तेमाल करने का, परंतु जो वास्तविक रूप से कार्य करने वाली इस प्रकार के संस्थान हैं, उन्हें मुझे लगता है भारत सरकार को, आयुष मंत्रालय को और अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए, जो योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा के संवर्धन में निरंतर कार्य कर रहे हैं। और इसका बजट के दृष्टिकोण से भी मैं एक बात साझा करना चाहूंगा, क्योंकि आने वाला समय भारत के बजट का कालखंड भी रहेगा। मुझे लगता है कि अब आयुष को और अधिक बजट देने का समय आ गया है। भारतीय चिकित्सा परंपरा, यह स्वदेशी चिकित्सा परंपरा पर हमें गौरव भी होना चाहिए, परंतु हमें शोध करने के लिए आगे भी आना पड़ेगा। और उसके लिए एक मानसिकता, जो बहुत अच्छी सरकार की मानसिकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी की योग आयुर्वेद के प्रति एक सात्विकता से पूर्ण मानसिकता है। मुझे लगता है कि आदरणीय वैद्य कुटेचा जी, आदरणीय श्रीपाद नायक जी, ये सब लोग इस सार्थकता को पतंजलि योगपीठ के साथ जोड़कर एक शोध की प्रक्रिया में, मुझे लगता है एक नए मील का पत्थर साबित हो सकता है, यदि हम भारत की इस चिकित्सा पद्धति को थोड़ा सा और परिश्रय देना आरंभ कर दें तो। मैं इस दृष्टिकोण से इस बात को कह रहा था कि शिक्षा मिशन पर 30,830 करोड़ रुपए का खर्च आता है, स्वास्थ्य मिशन पर 31,502 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, मनरेगा पर 61,000 करोड़, स्वच्छ भारत अभियान पर 15,000 करोड़, और आयुष पर मात्र 2,000 करोड़ की बात आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आयुष को और अधिक अपने को बल देने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री महोदय ने जिस बात को बहुत अच्छे से कहा, मेरे को बहुत पसंद आई वो बात, कि 70,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ इस दीपावली के पावन पर्व पर, और वह 40,000 करोड़ रुपए का स्वदेशी वस्तुओं का क्रय विक्रय हुआ। मैं मोटे तौर पर यूं कहूं कि 40,000 करोड़ का चीन को नुकसान हुआ इस स्वदेशी नीति के चलते हुए, अर्थात वो 40,000 करोड़ की जो लाभ स्वदेशी वस्तुओं के परचेज से हुआ, अर्थात उसका नुकसान चीन को हुआ। अर्थात मोटे तौर पर यह कहें कि पाकिस्तान और उसके पैसों पर पलने वाले आतंकवादी हैं, उनको चोट पहुंची है, उनको हानि हुई है इस स्वदेशी के नीति से। तो मैं आपके साथ यही बात साझा करना चाहता था। आज मैंने कुछ आंकड़े इसलिए आपके साथ तैयार किए और साझा करने का प्रयास किया कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति और राष्ट्र के लोगों की मानसिकता क्या परिवर्तन कर सकती है, इसकी हल्का सा मैंने एकमात्र आपको संकेत देने का प्रयास किया है। आइए हम सब लोग इस बात को समझेंगे कि किस प्रकार हम छोटी सी पहल से एक अनुव्रत लेकर, स्वदेशी का अनुव्रत लेकर, हम अपने राष्ट्रभक्ति की भावना को, राष्ट्र चेतना को जागृत कर सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको स्वदेशी के इस मूल मंत्र का पता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि वह जो औषधियां खरीदते हैं, जो घर का सामान खरीदते हैं, जीरो टेक्नोलॉजी का सामान भी वो विदेशी कंपनियों का खरीदते हैं। वस्त्र
धोने के लिए आज भी सर्फ का प्रयोग कर रहे हैं हम अपने परिवारों में। अर्थात मानसिकता नहीं बदली है। क्या टेक्नोलॉजी है साहब उसमें? 0% टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम विदेशी कंपनियों को अपने भारत की आर्थिक शक्ति प्रदान कर रहे हैं, भारत की शक्ति को निमन करने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि मैं मोटे तौर पे कहूं, एक राष्ट्रीय पाप कर रहे हैं, राष्ट्र के साथ धोखा कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए उस राष्ट्रीय पाप से हम बचने का प्रयास करें, अपने देश को गौरवशाली बनाएं, समृद्धशाली बनाएं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जो वह दिव्य भारत, भव्य भारत बनाने का स्वप्न है, हम उस विचार क्रांति के साथ दृढ़ता के साथ खड़े हो जाएं। देश का धन यदि देश से बाहर जाए तो देश कमजोर होता है। इस बात को, इस मूल मंत्र को हमें समझना होगा। देश का पैसा देश में रहे, देश की समृद्धि का कारक बने, इस बात को ध्यान में रखकर हमें हर वस्तु को खरीदना होगा। देखिए, विदेशी कंपनियों का व्यापार बढ़ेगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो भारत अग्रसर नहीं हो सकता। राजनीतिक इच्छा शक्ति भी आज हमारे साथ है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का नेतृत्व हमारे साथ है। और एक सुखद संकेत मुझे आम जनमानस में दिखाई देता है। 130 करोड़ का भारत अब कदम दर कदम स्वदेशी की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आप इस क्रांति के ध्वजवाहक हैं। आप दृढ़ता के साथ इस ध्वज को थामे रहिए और इस प्रेरणा को निरंतर आम जन तक पहुंचाने का प्रयास करिए। बहुत से लोग मुकालते में ना चाहते हुए भी विदेशी कंपनियों का सामान खरीदते हैं और राष्ट्रीय पाप के भागीदार बन जाते हैं। आइए राष्ट्र को सशक्त करें, राष्ट्र को मजबूत करें, विदेशी वस्तुओं का करें बहिष्कार, स्वदेशी को करें स्वीकार। स्वदेशी के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण अपने हाथों से बना करते हैं। जय भारत, जय भारती।